इससे पहले जो डिस्कशन हुआ था उसमें हमने कैरनोट इंजन देखा था, कैरनोट रेफ्रिजरेटर भी देखा था। कैरनोट रेफ्रिजरेटर में हमने कोई भी इस तरह का ग्राफ नहीं देखा था, बस उसकी कंसेप्ट हमने अप्लाई की थी और उस कंसेप्ट से हमने रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिराइव किया था। कैरनोट इंजन का भी हमने इफ़िशियंसी हमने उसकी डिराइव कर ली थी। सो इफ़िशियंसी एज वेल एज इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन एज वेल एज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर, ये हमने यूज़ किया था। ये एक नेक्स्ट साइकिल आपके टेक्स्ट बुक में है और ये बहुत ही रफली उन्होंने दिया है यहाँ पे और कुछ मिस्टेक्स भी है बुक में। तो पहले देख लेते हैं कि ये जो है ये है आपका स्टर्लिंग साइकिल, और ये जो साइकिल है यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ठीक है वो बता देता हूँ मैं। ये जो साइकिल है इट इज़ यूज्ड इन सम प्रोसेसेस टू लिक्विफाई एयर और गैसेस। एयर को अगर आपको लिक्विफाई करना है या किसी पर्टिकुलर गैस को आपको अगर लिक्विफाई करना है तो ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, ऐसा यहाँ पे दिया है। क्रायोजेनिक्स उन्होंने एक नाम दिया है, क्रायोजेनिक्स, यानी इसमें आप एयर को या कुछ अन्य गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हो यूजिंग दिस प्रोसेस, नॉट दिस प्रोसेस, इसका रिवर्स प्रोसेस हमें करना पड़ेगा, तब हमें रेफ्रिजरेटर का एप्लीकेशन यहाँ पे मिलेगा। यानी उन्होंने यहाँ पे कहा है, कही तो है, when the gas is heated Stirling engine produces useful work. When the work is done on the gas it works as refrigerator. This reverse working of Stirling cycle, the reverse Stirling cycle is extensively used in field of cryogenics to produce extremely low temperatures or to liquefy air or gases mentioned above. कौन से गैसेस, कोई कुछ गैसेस यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए जैसे कि एयर, हीलियम, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये कुछ नाम यहाँ पे उन्होंने बताया है। तो ये गैसेस को अगर आपको लिक्विफाई करना है तो आप इसकी रिवर्स प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये जो स्टर्लिंग साइकिल है इसमें हर एक प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। मान लो आपको कैरनोट इंजन थोड़ा सा समझ में आ रहा है, स्टर्लिंग इंजन थोड़ा सा समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं डाउट है, तो ये साइक्लिक प्रोसेस को समझने के लिए जो हमने सबसे पहले देखा था हीट इंजन का एक साइकिल देखा था। देखो कैरनोट इंजन जो है ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इमेजिनरी कंसेप्ट है। ये भी एक ये प्रैक्टिकल है, इसको हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। बट ये दोनों में अगर कहीं पर भी कुछ डाउट आ रहा है तो सबसे पहले आप स्विच करो यहाँ पे। जो इंजन हमने देखा था, हीट इंजन का जो बेसिक ऑपरेशन देखा था, उससे हमने एक साइकिल बनाया था, सेम था, इसी की तरह एक साइकिल था, तो उसको पहले स्टडी करो और उसके बाद फिर से आप कैरनोट इंजन एज वेल एज स्टर्लिंग इंजन आप स्टडी कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा कि अगर कहीं कैरनोट में किसी प्रोसेस में, किसी पार्ट ऑफ द प्रोसेस में कहीं डाउट है तो आपको वो समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ कुछ और डाउट है तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे दिया है, आप देखो, द आइडियल स्टर्लिंग साइकिल, ये सेकंड पैराग्राफ है उस डिस्कशन का, हैज़ टू आइसोथर्मल प्रोसेस AB एंड CD। सो AB एंड CD ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। सो यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो रहेगा TH और यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है वो रहेगा TC। TH इज़ हायर दैन TC। ये बस टेम्परेचर यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। ये Y एक्सिस है आपका प्रेशर ग्राफ और X एक्सिस है आपका वॉल्यूम, VA इनिशियल वॉल्यूम एट पॉइंट है, VB इनिशियल वॉल्यूम एट पॉइंट B। अब करेक्शन देखो यहाँ पे, द आइडियल स्टर्लिंग साइकिल हैज़ टू आइसोथर्मल प्रोसेस AB एंड CD, यहाँ तक ठीक है। टू आइसोबारिक प्रोसेस BC एंड DA, बट नाम उन्होंने गलत दिया। आइसोबारिक प्रोसेस ये बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है BC में, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है D to A में, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस बिल्कुल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एक गलती उन्होंने की है। सो BC एंड DA ये जो है ये है आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। आप देख सकते हो यहाँ पे कि B to C एक वर्टिकल लाइन है, D to A ये भी एक वर्टिकल लाइन है, यानी यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा।
यहाँ पर भी आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए बी सी एंड डी ए ये दो प्रोसेसेस जो है ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। सो ये कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट किया है। कन्फ्यूजन अभी मैंने क्लियर कर दिया है कि ये दोनों के दोनों आइसोकोरिक है, आइसोबारिक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इन्होंने डिस्कशन किया है। हीट इज़ एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर TH एंड रिजेक्टेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर TC। ये जो प्रोसेस है A to B, तो यहाँ पे हीट एब्सॉर्ब हो रही है और कितनी हीट एब्सॉर्ब हो रही है QH। C to D ये भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। इट इज़ ऑकरिंग एट टेम्परेचर TC और ये कॉम्प्रेशन है और यहाँ पे हीट जो है वो बाहर जा रही है, ये आप देख सकते हो। इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम आउट फ्रॉम द सिस्टम। तो सिस्टम इज रिजेक्टिंग हीट QC और यहाँ पे सिस्टम इज एब्सॉर्बिंग हीट QH। तो एक एक साइकिल एक एक पार्ट उस साइकिल का उन्होंने डिस्क्राइब किया है। A to B में क्या हो रहा है, हीट QH इज एब्सॉर्ब्ड और गैस एक्सपांड हो रहा है। गैस एक्सपांड हो रहा है, इसका मतलब है वर्क इज डन बाय द गैस। और जो कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें पता है कि जितनी हीट आपने दी उतनी टोटल हीट आप कन्वर्ट करते हो वर्क में। तो यहाँ पे इस पार्ट में हमें एफिशिएंसी 100% मिल रही है। दूसरा, सो हम देख लेते हैं उन्होंने क्या, द गैस इज हीटेड बाय सप्लाइंग हीट QH एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यूजफुल वर्क इज डन बाय द गैस इन दिस पार्ट ऑफ साइकिल। ठीक है, BC के लिए उन्होंने नाम तो करेक्ट दे दिया है, नाम दिया उन्होंने आइसोकोरिक प्रोसेस। पार्ट ऑफ द हीट एब्सॉर्ब बाय द गैस इन प्रीवियस पार्ट ऑफ द साइकिल इज रिलीज बाय द गैस टू द रेफ्रिजरेटर। अच्छा ठीक है, दिस हीट इज यूज्ड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ साइकिल, गैस कूल्स डाउन टू टेम्परेचर TC। यहाँ पे हो ये रहा है। अब उन्होंने क्या कहा, पहली चीज़ पूरी गड़बड़, मैंने जैसे बोला कि बहुत रफली ये डिस्कस किया है उन्होंने, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि ये अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जितनी आप हीट देते हो दैट इज़ टोटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो इसीलिए इन्होंने कहा है क्या, द पार्ट ऑफ हीट एब्सॉर्ब QH बाय द गैस इन प्रीवियस पार्ट ऑफ साइकिल इज रिलीज बाय गैस टू द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, यानी अभी दुविधा हो रही है यहाँ पे कि वेदर इट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस और सम अदर काइंड ऑफ प्रोसेस। तो अब इसको आइसोथर्मल बोलना भी गलत हो जाएगा, बट उन्होंने बोल दिया है। तो उनका कहना ये है कि सम हीट, अगर ये QH है, सो देयर इज सम हीट रिलीज्ड टू द रेफ्रिजरेटर। द हीट Q यूज इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द साइकिल, द गैस कूल्स डाउन टू टेम्परेचर TC। हाँ, अब गैस ठंडा हो रहा है, ये तो उन्होंने करेक्ट कहा है। देखो आप यहाँ थे, टेम्परेचर TH था, तब यहाँ पे गैस का एक्सपांशन हुआ है। एक्सपांशन होने के बाद गैस यहाँ पे आ गया, यानी एक्सपांशन हो गया है। एक्सपांशन होने के बाद नाउ देयर विल बी कूलिंग ऑफ दैट गैस फ्रॉम B to C, यानी यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है बट प्रेशर कम हो रहा है, और प्रेशर कम होने की वजह से आपका टेम्परेचर भी यहाँ पे कम हो जाएगा। सो TH to TC, आप यहाँ पे पॉइंट C पे आ गए हो। नेक्स्ट पार्ट जो उन्होंने कहा है आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, चलो ये बराबर है द हीट जनरेटेड इन दिस पार्ट। अब आप हीट गैस को कॉम्प्रेस कर रहे हो, फिर से याद रखना, जब भी मैं गैस को कॉम्प्रेस करने की बात करता हूँ और बोलता हूँ कि हीट जनरेट हो रही है, तो आपको बस याद रखना है साइकिल पंप। साइकिल पंप जैसे आप हवा भरते हो, साइकिल पंप का जो लोअर पार्ट है वो गर्म हो जाता है, यानी वट एवर वर्क यू आर डूइंग ऑन द गैस दैट वर्क इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट। तो यहाँ पे C to D जो है ये आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है। वर्क इज़ डन ऑन द गैस, और उस वर्क में से कुछ हीट जो है, अब यहाँ बोल दिया उन्होंने QC, द हीट जनरेटेड इन दिस पार्ट ऑफ द साइकिल QC इज रिजेक्टेड टू द कूलेंट। कूलेंट यानी सिंक। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज मेंटेन एट TC। यहाँ से यहाँ तक आ गए, बट फिर भी टेम्परेचर आपका TC ही है। अब नेक्स्ट पार्ट है D to A। अब आप C to D आ गए। C to D इज़ नथिंग बट आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, और इसमें आपने वर्क किया है, दैट वर्क इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, और उसमें से QC ये जो हीट है वो दी गई है कूलेंट को। अब आगे आप पॉइंट D तक आ गए, D to A। D to A में क्या है कि द कॉम्प्रेस गैस एब्सॉर्ब्स हीट Q ड्यूरिंग दिस प्रोसेस।
इट्स टेम्परेचर इंक्रीज टू TH। अब आपने यहाँ कॉम्प्रेशन किया, ये कांस्टेंट टेम्परेचर था, हीट जनरेट हुई, उस हीट जनरेट जो हुई है उसमें से QC हीट जो है वो सराउंडिंग में चली गई, यानी कूलेंट में चली गई, या फिर आप उसे बोल सकते हो सिंक में चली गई। बाकी जो बची हीट है दैट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय रादर टू इंक्रीज द टेम्परेचर टू TH। सो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हीट है, तो ये हीट बाहर से नहीं आई है, जो हीट हमने जो वर्क हमने किया है गैस के ऊपर, उसी की वजह से जो हीट जनरेट हुई है उसमें से QC अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिंक में चली गई, यानी बाहर चली गई, और जो बची हुई हीट है दैट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस फ्रॉम TC टू TH, यानी आप वापस से कहाँ पे आ गए, पॉइंट A पे, और ये साइकिल ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही रफली और बहुत गलत तरीके से उन्होंने यहाँ पे डिस्कशन किया। फिर से देखो D2A जो पार्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया है, D2A पेज नंबर 106 पे D2A जो पार्ट एक्सप्लेन किया उसको उन्होंने कहा आइसोबारिक प्रोसेस। मैं फिर से बता रहा हूँ, BC एंड D2A ये जो प्रोसेसेस है ये आइसोबारिक नहीं, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। बट एनीवे यहाँ पे उन्होंने गड़बड़ तो बहुत कर दी है, डिस्कशन भी कुछ खास नहीं किया है, बट लकीली उन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस कुछ नहीं रखा है, और इसलिए न्यूमेरिकल्स इस पे हमें कुछ भी नहीं है। इसका बस वर्किंग आप अगर लिख पाते हो, फिर से एक बार बता रहा हूँ, A to B आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ गैस, ऐसा उन्होंने कहा है। बट आइसोथर्मल में भी गड़बड़ जैसे मैंने बोली है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ की है। तो अगर आइसोथर्मल होता तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बट उनका कहना ये है कि यहाँ पे QH हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, तो Q अमाउंट ऑफ जो हीट है इट इज़ गिवन टू द रेफ्रिजरेटर, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। यस, बट फिर भी अब इसको एज इट इज़ रहने दो। और तो ये है A to B एक्सपांशन ऑफ अ गैस, B to C यहाँ पे एक्सपांशन नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, बस यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम हो गया है। प्रेशर कम होने की वजह से B to C में टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा, TH से वो TC आ जाएगा। C to D अगेन कॉम्प्रेशन ऑफ द गैस, कॉम्प्रेशन होने की वजह से कुछ हीट जनरेट होगी, उसमें से कुछ हीट QC दी जाएगी सराउंडिंग को, और जो बाकी बची हीट है Q दैट विल बी यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। बस इतना एक साइकिल है, इसे आप याद रखो। नाम बस आप करेक्टली वहाँ पे मेंशन करो, आइसोबारिक नहीं है, आइसोकोरिक प्रोसेसेस हैं BC एंड DA, और ये AB एंड CD ये उन्होंने कहा है कि दीज आर आइसोथर्मल प्रोसेसेस। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे ये थियोरेटिकल पार्ट जो है ये ख़त्म हो गया। इसमें मैं बता दूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था कैरनोट इंजन, कैरनोट रेफ्रिजरेटर। इसके ऊपर की आपको थियोरी आ सकती है। स्टर्लिंग ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ खास क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट कैरनोट इंजन के ऊपर क्वेश्चंस आपको बहुत सारे आ सकते हैं, वो उन्होंने ठीक ठाक तरीके से एक्सप्लेन किया है। उससे पहले जो है वो हीट इंजन का भी एक नॉर्मल, कैरनोट इंजन से पहले नॉर्मल हीट इंजन जो प्रैक्टिकल हीट इंजन है जिसका भी हमने इसी तरह का एक ग्राफ देखा था, उसको भी आप स्टडी कर लो। और इफ़िशेंसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स हमें आ सकते हैं, और अभी हम न्यूमेरिकल्स ही बेसिकली देखने वाले हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूँ अभी कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने पहले ही सॉल्व कर ली हैं, जो बाकी बचे न्यूमेरिकल्स है वो हम सॉल्व करेंगे। और ये सारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म होने के बाद आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे पेज नंबर 107 पे थर्ड क्वेश्चन में, सेकंड है आंसर इन ब्रीफ, तो वो थेरोटिकल क्वेश्चन है, और थर्ड जो एक पार्ट है उसमें उन्होंने लगभग 5 एप्लीकेशंस दी है। तो ये 5 एप्लीकेशंस के बारे में हमें कुछ डिस्कस करना है। तो ये 5 एप्लीकेशंस में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट उससे पहले लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से थोड़ी बहुत कंसेप्ट का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है। इफिशिएंसी ऑफ कैरनोट साइकिल इज 75% इफ टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर इज 727 डिग्री सेल्सियस। यस, इट इज़ गिवन इन डिग्री सेल्सियस। तो ये मैंने यहीं पे केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, यानी 1000 केल्विन।
कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। तो TH दिया है, TC उन्होंने पूछा है, और हमारे पास इफ़िशियंसी के लिए फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है। अब डायरेक्टली यहाँ पे पता चल गया है कि इफ़िशियंसी है, तो इफ़िशियंसी का ही फॉर्मूला यूज़ करना है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछते तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ता। तो इफ़िशियंसी इज़ इक्वल टू 1 माइनस TC बाय TH। अब इफ़िशियंसी उन्होंने दी है, इट इज़ 75% यानी 75/100 इक्वल टू 1 माइनस TC, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, और TH दिया है 1000। अब ये पार्ट मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो आई कैन राइट दिस एज TC अपॉन 1000 इक्वल टू 1 माइनस 75/100। TC बाय 1000 इक्वल टू ये अगर आप करोगे तो 100 माइनस 75 25/100। सो TC जो आपको मिल रहा है यहाँ पे 25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100, यानी ये 25 इंटू 10, आपको जो TC मिल रहा है वो मिल रहा है 250 केल्विन। TC जो आपको मिल रहा है दैट इज़ 250 केल्विन। अब ये केल्विन में है, उन्होंने आंसर डिग्री सेल्सियस में दिया है और वो थोड़ी गड़बड़ की है उन्होंने, तो देख लेते हैं। सो TC इज इक्वल टू 250 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो ये 250 माइनस 273 ये आपको मिलता है माइनस 23 डिग्री सेल्सियस। तो ये है आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको जो आंसर उन्होंने दिया है वो सिर्फ दिया है 23 डिग्री सेल्सियस। तो ये माइनस 23 होना चाहिए, क्योंकि 23 डिग्री सेल्सियस होता तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 501 बाई, ये 0.5% की इफ़िशियंसी लाता है, वो जो कि पॉसिबल नहीं है। अराउंड 0.5% की इफ़िशियंसी दी है 75%, तो आपका ये जो आंसर है ये बराबर है। सो ये करेक्शन आप अपने टेक्स्ट बुक के आंसर में कर लीजिए। नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल है। कुछ इस तरह से स्टेटमेंट है, अ कैरनॉट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 250 केल्विन एंड 300 केल्विन, कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए एक फार्मूला है जो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हमने डिराइव किया है। जस्ट इससे पहले वाली क्लास में आप उसका डेरिवेशन देख सकते हो, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, और कुछ करेक्शंस भी मैंने उस डेरिवेशन में बताए थे, तो उसे भी आप एक बार कर लो। तो फॉर्मूला जो है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का वो है K इज़ इक्वल टू TC अपॉन TH माइनस TC। तो TC यानी ऑब्वियसली यहाँ पे जो लोअर टेम्परेचर है वो TC रहेगा और जो हायर टेम्परेचर है वो TH रहेगा। सो हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यहाँ पे TC यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, इट इज़ 250 डिवाइडेड बाय TH is 300 minus 250, so it is 250 divided by 50। तो आपको जो आंसर मिलता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का, इट इज़ 5। उन्होंने भी आंसर करेक्टली दे दिया है, आंसर इज़ 5। नो यूनिट नो डायमेंशंस। तो द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज़, ऐसा एक MCQ भी आ सकता है और इसके ऊपर ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो याद रखना कि इट इज़ डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, इसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखता नहीं हूँ, आपके सामने ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ रहा हूँ। एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। If it does 2000 joule of work on its environment, how much heat is added to it? आइसोथर्मल प्रोसेस है और उसने जो वर्क किया है वो है 2000 जूल ऑन इट्स एनवायरनमेंट, हाउ मच हीट इज़ एडेड टू इट।
यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, और मेरे ख्याल से हीट एडेड टू इट कुछ तो होनी चाहिए। इफ़ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स एनवायरनमेंट, हाउ मच हीट इज़ एडेड टू इट। यहाँ पे आंसर उन्होंने ज़ीरो दे दिया है, आंसर ज़ीरो है, यानी उस, अब ये टू इट यानी उनको एनवायरनमेंट कहना है या गैस कहना है, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। उसने वर्क तो किया है, इफ़ इट डज टू ऑन इट्स एनवायरनमेंट यानी वर्क इज़ डन बाय द गैस, ठीक है, वर्क डन बाय द गैस है, और हीट इज़ एडेड टू इट। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता इसका कुछ सेंस बन रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 को मैं थोड़ा सा होल्ड पे रख रहा हूँ, इसलिए मैंने लिखा नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हाँ, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आंसर डेफिनेटली ज़ीरो रहता, क्योंकि हमें पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के मामले में हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज़ ज़ीरो। तो एडियाबैटिक प्रोसेस रहती तो फिर हम बोल सकते कि इट इज़ ज़ीरो, बट अब यहाँ उन्होंने आंसर ज़ीरो कर दिया है, क्योंकि आइसोथर्मल में अगर गैस एक्सपांड हो रही है, सो व्हेनेवर गैस इज़ एक्सपांडेड, तो उसके लिए वो जो है इट यूजेस इट्स ओन इंटरनल एनर्जी, तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो यूज़ करता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ सेंस बन नहीं रहा है इस क्वेश्चन के लिए, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप होल्ड पे रख दो, कोई सॉल्यूशन बना तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 9। ये है क्वेश्चन नंबर 9। एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज एडियाबैटिकली compressed सो दैट इट्स फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर। व्हाट इज रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इट्स इनिशियल प्रेशर। वर्क डन पूछते तो हमारे पास वर्क डन के लिए डायरेक्ट फार्मूला है, बट वर्क डन नहीं पूछा उन्होंने पूछा है कि एक पर्टिकुलर गैस है जिसको हमने कॉम्प्रेस किया एडियाबैटिकली। एडियाबैटिक प्रोसेस यानी जिसमें हीट एक्सचेंज जो है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग वो पूरी तरह से ज़ीरो रहता है। तो ऐसी एडियाबैटिक प्रोसेस यूज़ करके हमने गैस को कंप्रेस किया। गैस को कंप्रेस करने से क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था कि गैस का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर कैसे बढ़ा कि फाइनल टेम्परेचर इज़ ट्वाइस द इनिशियल टेम्परेचर। सो लेट अस एज्यूम कि T2 इज़ फाइनल टेम्परेचर, सो इट इज़ ट्वाइस इनिशियल टेम्परेचर। T1 इज़ इनिशियल टेम्परेचर, T2 इज़ फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। अब मोनो एटॉमिक गैस है और एडियाबैटिक प्रोसेस है। आपको याद होगा हमने एडियाबैटिक कांस्टेंट डिराइव किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो एडियाबैटिक कांस्टेंट फॉर मोनो एटॉमिक गैस जो बन रहा है दैट इज़ इक्वल टू 5/3। आपको याद होगा ये हमने डिराइव किया है। इवन थर्मोडायनामिक्स में भी चैप्टर अगर आप रीड करोगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि उन्होंने वैल्यूज़ दे रखी है मोनोएटॉमिक एंड डायटॉमिक। यहाँ पे मोनोएटॉमिक है इसलिए आपका जो एडियाबैटिक कांस्टेंट है गैमा, गैमा यानी क्या होता है आपको याद होगा, इट इज़ रेशियो ऑफ Cp/Cv। बट ये ठीक है, ये हमें पता चल गया कि इट इज़ 5/3। अब हमें ढूंढना है रेशियो ऑफ प्रेशर P1 फाइनल टू इनिशियल, P2/P1 हमें यहाँ पे ढूंढना है। सो हमें ये पता है आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या पता है कि PV इज इक्वल टू nRT। सो P1V1 इज इक्वल टू nRT1, और दूसरा हम लिख सकते हैं P2V2 इज इक्वल टू nRT2। तो ये हमें मिल गया। अब यहाँ से हमें पता चलता है, अगर मैं इन दोनों का रेशो ले लेता हूँ P2V2 डिवाइडेड बाय P1V1, सो आई एम गेटिंग इट इक्वल टू nRT2 nRT1। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि गैस बाहर नहीं जा रहा, इट इज़ जस्ट कॉम्प्रेस्ड। सो नंबर ऑफ मोल्स यानी क्वांटिटी या फिर अमाउंट ऑफ गैस विल रिमेन सेम। सो NR यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमें पता मिलता है यहाँ पे P2V2 बाय P1V1 इज इक्वल टू T2/T1। T2/T1 कितना रहेगा, अब T2 इज ट्वाइस ऑफ T1, तो यहाँ से हम डायरेक्टली इट इज इक्वल टू 2। सो P2V2 बाय P1V1 is equal to 2 which implies P2V2 is twice P1V1। चलो ये हमें कंक्लूजन यहाँ पे मिल गया। अब दूसरा एक हमें देखना है
रेशियो ऑफ प्रेशर चाहिए, यानी P2/P1 चाहिए, यहाँ पे हमें V नहीं चाहिए। और यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में कोई भी आइडिया इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में नहीं दी है कि वॉल्यूम कितना कॉम्प्रेस हुआ है। तो थोड़ी अभी कैलकुलेशंस हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस है, और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हमें पता है कि पी वी रेस टू गैमा ये कांस्टेंट रहता है, पी वी रेस टू गैमा ये कांस्टेंट रहता है। सो दैट्स वाई P1 V1 रेस टू गैमा, और गैमा है आपका कितना 5/3, सो 5/3 इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू 5/3, ये मिल गया हमें। अब इसके बाद चलो अभी भी हमें कुछ खास ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि हम P2/P1 कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा इसको, ये जो V रेस टू 5/3 है, इसको थोड़ा सा स्प्लिट करता हूँ। कैसे देखो, P1 V1 रेस टू 5/3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू P2 V2 रेस टू 2/3। सो ये 5/3 जो है इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। सो V रेस टू 5/3 इज रिटन एज V1 इंटू V रेस टू 2/3, और ये V2 इंटू V2 रेस टू 2/3। अब ये P1 V1 ये P2 V2, इसमें तो रिलेशन हमें पता है, और हमें पता है कि P2 V2 इज ट्वाइस P1 V1। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि P1 V1 रेस टू 2/3 इक्वल टू P2 V2, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्वाइस P1 V1, और ये V2 रेस टू 2/3। तो ये P1 V1 कैंसिल हो जाता है, और हमें एक रिलेशन मिलता है V1 एंड V2 में। सो V1 रेस टू 2/3 इज ट्वाइस V2 रेस टू 2/3। सो V2/V1 रेस टू 2/3, V2/V1 रेस टू 2/3 इज 1/2, एंड दैट्स वाई V2/V1 जो है वो मुझे मिल जाएगा 1/2 ब्रैकेट रेस टू 3/2। अब ये समझ में आ गया होगा। V2/V1 ब्रैकेट रेस टू 2/3 इज 1/2, सो दैट्स वाई V2/V1 विल बी 1/2 रेस टू 3/2। ये क्लियर हो गया होगा आपके लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज, फिर से यहाँ पे देख लो अभी क्या है, P2 V2 इज इक्वल टू ट्वाइस P1 V1। अब इसी को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। सो शायद यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, ओके। अब थोड़ा ही बचा है। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज P2 V2 ट्वाइस P1 V1। सो P2/P1 इज इक्वल टू ट्वाइस V1/V2। P2/P1 इज ट्वाइस V1/V2, और V1/V2 अभी कितना आएगा आपका, ट्वाइस 2 रेस टू 3/2, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा। V2/V1 1/2 है, V1/V2 हो जाएगा 2/1 रेस टू 3/2। सो ये आपको मिल जाएगा 2 रेस टू 5/2। और अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे 2 रेस टू 5, वो आपको मिलता है 32, और 32 रेस टू 1/2, ये अराउंड 5 to 6 के बीच में आंसर आएगा। सो आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा दैट विल बी अराउंड 5.6, ऐसा उन्होंने दिया है, बट स्टिल आप इसे एक बार वेरीफाई कर लो। आई होप ये कैलकुलेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ा फास्ट किया मैंने बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशंस। तो ये इतनी सारी स्टेप्स आपको करनी पड़ेगी। क्या क्या यूज़ किया हमने यहाँ पे, ये हम देख लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे यूज़ किया है PV इज इक्वल टू NRT, इसको यूज़ किया है। और दूसरा जो है वो ये एडियाबैटिक प्रोसेस का जो ये जो लॉ है PV रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमने सिर्फ यहाँ पे यूज़ किया है। और इनको दोनों को यूज़ करके फिर ये पूरी प्रोसेस हमने आगे बढ़ाई है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर था 9, ये आपको सॉल्व करना था। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको एक बार फिर आप ट्राई करो। मेन बात यहाँ पे जो पता होनी चाहिए आपको वो ये है कि मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गैमा इज़ 5/3। ये वैल्यू शायद दी जा सकती है या फिर नहीं भी। अगर ये वैल्यू नहीं देते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, और अगर आपको वैल्यू पता नहीं है तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो मोनो एटॉमिक गैस, डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल वाला गैस, डायटोमिक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल वाला गैस, इन सब की जो गैमा की वैल्यूज़ है इसे आप अच्छी तरह से याद रखो,
ताकि इस तरह का अगर न्यूमेरिकल आए तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशंस एक बार फिर से आप अच्छी तरह से देख लो। सो अभी के लिए मैं रुक रहा हूँ, हम आगे की क्लास में फिर से न्यूमेरिकल्स एडिशनल सॉल्व करेंगे जो इस एक्सरसाइज में बचे हुए हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यूज़ पे जाएंगे। ऑफ कोर्स बीच में हमें एक एप्लीकेशन भी लेनी है, जो आपकी एक्सरसाइज में कुछ 5 एप्लीकेशंस उन्होंने पूछी है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।